Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of advanced ordinary differential equation, now we are going to talk about phase plane diagram for linear system. तो यहाँ हम अपने नॉलेज का रिव्यू कर लेते हैं। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी इक्विलिब्रियम पॉइंट की, यानी आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो x प्राइम इक्वल टू एफ ऑफ x। इसमें राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x अगर आपको x की किसी वैल्यू पे ज़ीरो मिल रहा हो, तो जिस वैल्यू पे ये ज़ीरो मिल रहा होता है वो नंबर जो है, उस नंबर को या उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। मसलन ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया x प्राइम इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 70। अब इसमें राइट हैंड साइड पे देखें, ये f ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x यानी -2 इंटू एक्स माइनस 70। अब x की वो वैल्यू जिससे f ऑफ x मुझे ज़ीरो मिले, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो अगर मैं x को 70 इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, f ऑफ x जो है वो मुझे ज़ीरो मिलेगा। तो जो 70 है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो मेरे पास ये एक लीनियर सिस्टम है, दो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें फर्स्ट ऑर्डर, x प्राइम इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई और y प्राइम इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई। इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो मुझे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स मिलता है वो ए बी सी डी मिलता है, जिसको मैंने ए कहा हुआ है। और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। इससे मुझे दो आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी। क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है तो वो दोनों आइगन वैल्यूज जो हैं वो नॉन ज़ीरो होंगी। अब वो डिफरेंट कैटेगरीज की हो सकती हैं, वो कम्प्लेक्स हो सकती हैं या रियल हो सकती हैं। अगर वो रियल है तो वो रिपीटेड भी हो सकती हैं और नॉन रिपीटेड भी। अगर रिपीटेड हैं तो वो लेस देन ज़ीरो भी हो सकती हैं और ग्रेटर देन ज़ीरो भी। इसी तरह से अगर वो डिस्टिंक्ट हैं तो वो भी, उनमें से दोनों जो है वो डिस्टिंक्ट और पॉजिटिव हो सकती हैं, या दोनों डिस्टिंक्ट और नेगेटिव हो सकती हैं, या ऐसे भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। वो हम आगे डिफरेंट इनके केसेस जो हैं वो आइगन वैल्यूज़ वाइज हम देखेंगे। तो इसमें देखें, चूँकि ये जो मैंने इक्वेशन ली, इसमें जो राइट हैंड साइड है ये फंक्शन ऑफ x है। अब मैंने चूँकि सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिया हुआ है, तो इसमें जो राइट हैंड साइड है इसमें दो वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक x और एक y। यानी इसको आप कह सकते हैं x प्लस बी वाई, ये जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड है, इसको फंक्शन ऑफ x एंड y कह सकते हैं, यानी f ऑफ एक्स वाई। और इसको आप g ऑफ एक्स वाई कह सकते हैं। तो इन दोनों के लिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो मुझे 0 0 मिल रहा है, यानी x भी और y भी मैं 0 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी 0 हो जाएगी और इसकी राइट हैंड साइड भी 0 0 जो है हो जाएगी। मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए था इस लीनियर सिस्टम के लिए, और वो मुझे कौन सा मिल रहा है, 0 0। तो इस तमाम लीनियर सिस्टम के लिए मैं यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो कंसिडर करूँगा, वो हर एक में मैं 0 0 ही करूँगा। तो चूंकि हमें फेज प्लेन डायग्राम लीनियर सिस्टम के लिए ड्रा करनी है, तो फेज प्लेन डायग्राम जो है वो ऑलवेज डिपेंड करेगी आपकी आइगन वैल्यूज़ λ1 और λ2 पे। और जो मैंने केस डिस्कस किए हैं कि वो आइगन वैल्यू जो हैं वो कम्प्लेक्स हो सकती हैं या रियल हो सकती हैं, रिपीटेड या नॉन रिपीटेड यानी डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, वो हम केस वाइज फिर इनको देखते हैं आगे। उससे पहले एक रिमार्क है कि अगर ये आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स हो तो आप इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब ट्रेस ऑफ ए जो है ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, जो कि हमने ये लिखा a प्लस डी। इसी तरह से इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमें पता है कि हम ऐसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, उनका जो रिजल्ट होता है उसको हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह मैंने ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0 लिख लिया। अब क्योंकि ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये मेरे पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इन लैम्डा। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आपको पता है
कि उसके लिए आपको दो रूट्स मिलते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आपको रूट्स मालूम हों या अननोन रूट्स की मदद से भी आप उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे ये मैंने लिखा लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इसके जो आपको रूट्स मिलेंगे एक लैम्डा 1 होगा एक लैम्डा 2 होगा, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू लैम्डा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल टू 0। अब दोनों रूट्स जो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के होंगे उन दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो वही होगा जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, और इसी तरह से उन दोनों रूट्स का जो सम होगा वो वही होगा जो इस मैट्रिक्स का ट्रेस है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या आप इस तरह से भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की आप लिख सकते हैं, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब ज़रा इसकी प्रॉब्लम देखते हैं। एक फर्स्ट केस हमने यहाँ पे कंसिडर किया जिसमें आपको जो आइगन वैल्यूज़ मिल रही हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों पॉजिटिव हैं, और लैम्डा 1 जो है वो लैम्डा 2 से ग्रेटर है, यानी दोनों डिस्टिंक्ट हैं। जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसको हमने लैम्डा 1 कह लिया और जो स्मॉलर वैल्यू है उसको हमने लैम्डा 2 कह लिया। ये आपके पास एक सिस्टम है, लीनियर सिस्टम। इसके लिए क्या करना है, हमें फेज प्लेन डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। तो इसको हमने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, इसमें से कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसको हमने ये अलग कर लिया। इसके लिए मुझे क्या करना, मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि हम पहले बयान कर चुके हैं कि फेज प्लेन डायग्राम जो है वो आइगन वैल्यूज़ पे ही डिपेंड करेगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैं इसकी इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे इस सिस्टम के लिए जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो फाइंड हो जाए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने पहले लिखी है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए 3/2 प्लस 3/2, ये आपको मिलेगा 6/2, 6/2 आपको क्या मिलेगा 3, तो 3 लैम्डा प्लस इसका डिटर्मिनेंट इन दोनों का प्रोडक्ट 9/4 माइनस 1/4 यानी 8/4, 8/4 आपको क्या मिलेगा 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा मिली, इसको फैक्टराइज किया तो मुझे इसके दो जो है ना वो फैक्टर मिले, लैम्डा -2 और लैम्डा -1। तो लैम्डा की दो वैल्यूज़ मिली, एक 2 और एक 1, उसमें से जो ग्रेटर वैल्यू है उसको मैंने लैम्डा 1 और स्मॉलर को लैम्डा 2 कह लिया, जैसे हमने ऊपर ये मेंशन किया हुआ है। अब दोनों आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्ड मुझे आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं। तो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं ax इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब लैम्डा मुझे क्या लेना है, 2 लेना है, जो ग्रेटर जो है आइगन वैल्यू है। तो इसको अगर मैं इस साइड पर ट्रांसफ़र करूं तो मैं लिख सकता हूं ax माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। अब लैम्डा जो है वो तो मैंने लेना है 2, तो इसे मैं लिख पाऊंगा फिर a माइनस 2i एक्स इक्वल टू 0। a आपके पास ये है, आपने क्या करना है, सिर्फ ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनमें से 2 को माइनस करना है, नॉन डायगोनल सेम रहेंगे। तो 3/2 माइनस 2 यानी 3/2 माइनस 2, इसका आप जब एलसीएम लेंगे तो आपको -1/2 मिलेगा। इसी तरह से ये भी 3/2 है तो -2 करेंगे -1/2, और नॉन डायगोनल 1/2 1/2 उसी तरह से। इनका प्रोडक्ट फाइंड किया तो ये आपको दो इक्वेशंस मिली, ये दोनों सेम इक्वेशन मिल रही हैं। तो आपको यहाँ से आइगन वेक्टर मिल जाएगा 1/2 x1 इक्वल टू 1/2 x2। अगर आप x2 को 1 लें तो x1 भी आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो आइगन पेयर आपको क्या मिला, अगर आइगन वैल्यू 2 हो तो उसके कॉरस्पॉन्ड आपको आइगन वेक्टर 1 1 मिल सकता है। इसी तरह से अगर आप आइगन वैल्यू चेंज करें, सेकंड आइगन वैल्यू आप ले लें जो कि स्मॉलर है 1, तो दोबारा से आप उसी तरह से इसकी इक्वेशन लिखें a माइनस आई एक्स इक्वल टू 0। क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स में से आपने 1 को माइनस करना है, तो 3/2 माइनस 1 1/2, ये भी 1/2 1/2 और ये भी 1/2। प्रोडक्ट किया तो आपको दो इक्वेशन मिली है, दोनों सेम इक्वेशन होंगी। इसको अगर आप कंसीडर करें तो 1/2 x1 इक्वल टू -1/2 x2। अब अगर x2 आप -1 ले लें तो x1 आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आइगन पेयर आपको मिला 1 आइगन वैल्यू, और इसके कॉरस्पॉन्ड जो आइगन वेक्टर मिल रहा है वो 1 -1। अब आइगन पेयर चूँकि हमने फाइंड कर लिए हैं
तो हम पीछे एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि किसी भी लीनियर सिस्टम के लिए अगर आपको एक आइगन पेयर फाइंड हो तो आप उसके लिए सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो चूंकि मुझे 2 आइगन पेयर मिल गए, एक मिला 2 आइगन वैल्यू और इसके बदले जो आइगन वेक्टर मिला वो 1 1 मिला। इसी तरह से 1 अगर आइगन वैल्यू हो तो इसके बदले जो आइगन वेक्टर मिल रहा है वो 1 -1 है। तो सॉल्यूशन फिर मैं लिख पाऊंगा, जो फर्स्ट आइगन वैल्यू थी 2 उसके लिए e⁻2t और साथ आइगन वेक्टर लिखना होता है 1 1। इसी तरह से सेकंड सॉल्यूशन जो है e⁻t, चूँकि आइगन वैल्यू 1 थी और साथ आइगन वेक्टर 1 -1। तो ये फर्स्ट वाली e⁻2t ये x की वैल्यू और सेकंड वाली e⁻2t जो है ये y की। इसी तरह से यहाँ e⁻t जो है ये x की वैल्यू और माइनस e⁻t जो है ये y की वैल्यू होगी। 2 आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल गए। इन दोनों की लीनियर कम्बिनेशन जो है वो आपको इस गिवन सिस्टम के लिए जो है एक जनरल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं c1 e⁻t 1 1 प्लस c2 e⁻t 1 -1। और c1 c2 दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट हैं जो कि रियल नंबर हो सकते हैं कोई भी। अब देखें, क्योंकि c1 और c2 दोनों जो है वो रियल है, मैं कह लेता हूँ कि c2 जो है वो मेरा 0 है, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये 0 है। और c1 जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पहले मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ कि c1 पॉजिटिव है। अब क्योंकि c2 तो 0 हमने कंसिडर कर लिया तो ये टर्म तो ख़त्म होगी, सिर्फ ये टर्म रहेगी और इसमें c1 जो है ये पॉजिटिव है। तो सोल्यूशन मेरा रिड्यूस होकर रह गया c1 e⁻2t 1 1। इसमें देखें ये जो है इसको लिखा जा सकता है, अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो c1 e⁻2t और सेकंड कंपोनेंट जो है इसका वो भी c1 e⁻2t। फर्स्ट वाली जो होगी ये x की वैल्यू है और सेकंड वाली किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। तो ये मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको शो कर लिया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने x को ले लिया और वर्टिकल एक्सिस पे y को ले लिया। यहाँ देखें x भी मेरे पास 1 है, y भी 1 है, यानी x और y दोनों सेम हैं। x और y दोनों सेम हूँ तो मैं इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, x = y या y = x। x = y या y = x और बोथ जो हैं ये दोनों, क्योंकि c1 पॉजिटिव है तो ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, तो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो ये होगा। ठीक है, ये ग्राफ x एक्सिस के साथ पोलर एंगल इसका जो है वो π/4 होगा, यानी 45 डिग्री। तो ये मुझे इसका ग्राफ मिलेगा। अब इसकी डायरेक्शन अगर देखें तो ये सिस्टम था x प्राइम = 3/2x + 1/2y, y प्राइम = 1/2x + 3/2y। इसमें देखें इसकी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, इसमें x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। तो आप दोनों नंबर यहाँ पे पॉजिटिव रखें तो चूँकि दोनों के कोफिशिएंट जो हैं ये भी पॉजिटिव हैं तो आपको x प्राइम भी पॉजिटिव मिलेगा, y प्राइम भी पॉजिटिव मिलेगा। मसलन x भी आपके पास 1 है, y भी आपके पास क्या है 1 है। तो 1 1 यहाँ पे रखें, 3/2 + 1/2 ये क्या मिलेगा 2। इसी तरह से ये 1/2 + 3/2 ये भी 2 मिलेगा। तो x प्राइम = 2, y प्राइम = 2 मीन्स x प्राइम भी ग्रेटर देन 0, y प्राइम भी ग्रेटर देन 0। कब, जब x और y दोनों क्या हों ग्रेटर देन 0। तो x प्राइम ग्रेटर देन 0 मीन्स इसकी डायरेक्शन ये होगी और y प्राइम जब ग्रेटर देन 0 है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो जो आपने ग्राफ ड्रा किया यहाँ पे ऐसे x एक्सिस के साथ जो पोलर एंगल बना रहा है 45 डिग्री या π/4 रेडियन, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसकी डायरेक्शन जो है, चूँकि x प्राइम पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव x एक्सिस है, y प्राइम पॉजिटिव है तो ये y प्राइम पॉजिटिव है, तो उसकी डायरेक्शन इन दोनों की रिजल्टेंट होगी, जिसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे ऐसे। ठीक है, तो अब देखें ज़रा, ये इसकी डायरेक्शन हमने डिनोट की हुई है। इसी तरह से c2 आपका 0 दे और c1 आपका क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो फिर भी सॉल्यूशन आपका फर्स्ट टर्म पे ही रिड्यूस रह जाएगा c1 e⁻2t 1 1। अब c1 नेगेटिव है, c1 नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है,
नज़र हमें ये पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन C1 चूँकि नेगेटिव है तो ये दोनों नेगेटिव है। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो यही मिलेगी x = y, लेकिन दोनों जो हैं x भी और y दोनों जो हैं क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। नेगेटिव होंगे तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। और ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो है अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये बना रहा है -3/4 पाई, ये पोलर एंगल बना रहा है -3π/4। इसकी डायरेक्शन अगर देखें तो ये देखें आपने क्या करना है, x भी नेगेटिव लेना है, y भी नेगेटिव लेना है। और क्योंकि हमारे पास 1 1 थे तो आप -1 और -1 लेंगे, इसलिए क्योंकि C1 जो है वो आपने नेगेटिव लिया हुआ। तो इसमें ये भी आप नेगेटिव रखें, -1, ये भी -1, तो ये -3/2 -1/2, ये -2 मिलेगा। इसी तरह से ये -1/2 -3/2, ये भी -2। तो x प्राइम जो है ये भी नेगेटिव, y प्राइम भी नेगेटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव हों तो आपको x प्राइम और y प्राइम दोनों क्या मिलेंगे, नेगेटिव। जब ये दोनों नेगेटिव मिले तो x प्राइम अगर नेगेटिव हो तो उसकी डायरेक्शन ये है, नेगेटिव x एक्सिस। y प्राइम नेगेटिव हो तो उसकी डायरेक्शन ये है, नेगेटिव y एक्सिस। तो आपको जो ग्राफ आपने ड्रा किया है जिसका पोलर एंगल आपने -3π/4 रखा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन फिर इन दोनों की रिजल्टेंट होगी और वो इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये हमने वो फिर शो कर ली। ये इसी तरह अब हम क्या करते हैं, C1 को 0 ले लेते हैं और C2 को एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव लेके देखते हैं। ये हमने C1 को 0 ले लिया और C2 को पहले पॉजिटिव ले लिया। C2 पॉजिटिव हो तो आपका सोल्यूशन रह जाएगा xy = C2 e⁻t 1 - 1। अब x अगर आपका पॉजिटिव है तो y क्या होगा, नेगेटिव। अगर y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव होगा। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी y = -x। अब यहाँ देखें ना, अगर आप x को पॉजिटिव रखें तो y आपको नेगेटिव मिलेगा, x आप नेगेटिव रखें तो y आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो जो आपको रे मिलेगी, ओपन रे, वो क्या कर रही है, वो x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है, -π/4। इसी क्वाड्रेंट में आपको पता है कि x अगर पॉजिटिव हो तो y आपको क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। ठीक है, तो ये आपको वो रे मिल गई। अब इसकी डायरेक्शन उसी तरह से आपने चेक करनी है कि आपने x को क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, +1 ले लें, और y को आप क्या करें, -1 ले लें। तो यहाँ देखें x को +1, y को -1, तो ये 3/2 -1/2, तो क्या रह जाएगा, बाकी 1 रह जाएगा। x प्राइम जो है ये आपको क्या मिलेगा, +1। इसी तरह से x को आपने 1 लेना 1/2, y को आपने -1 लेना -3/2, तो 1/2 -3/2 ये क्या मिलेगा, -1। तो y प्राइम आपको क्या मिला, नेगेटिव। तो उनकी डायरेक्शन ये हुई। x प्राइम पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव x एक्सिस की साइड, y प्राइम नेगेटिव है तो ये नेगेटिव y एक्सिस की साइड। तो हमें चूंकि इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट इन दोनों का जो है वो ये होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी। इसी तरह से इस ग्राफ की डायरेक्शन देख लें, ये ठीक है। फिर C1 तो 0 ही है, लेकिन C2 जो है वो आप क्या करें, अब नेगेटिव ले लें। जब इसे नेगेटिव लिया तो C2 e⁻t 1 - 1 ये आपका सोल्यूशन रह जाएगा। अब C2 नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, x आपके पास नेगेटिव है और y आपके पास क्या है, पॉजिटिव। x नेगेटिव और y पॉजिटिव हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और क्योंकि एक की वैल्यू 1 है, दूसरे की -1 है, तो जो इक्वेशन आपको मिलनी है वो y = -x मिलनी है। तो y = -x के लिए जो ग्राफ होता है, जो हम ओपन रे बनाएंगे, वो ये बनेगी जो कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 3π/4 का एंगल बना रही होगी। π/2 ये और π/4 ये, और π/4 + π/2 क्या बन जाएगा, 3π/4। ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी डायरेक्शन भी उसी तरह से हम देखते हैं कि अगर आपके पास x जो है वो -1 हो और y क्या हो, +1, जबकि आपको नज़र क्या आ रहा है कि x आपके पास +1 है, y आपके पास -1 है, लेकिन हमें इतना पता है कि C2 नेगेटिव है। C2 नेगेटिव हो तो ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा।
तो आप क्या करें, आप कंसीडर कर लें x को -1 और y को +1। तो अब देखें ज़रा डायरेक्शन इसकी, x को -1 लेना है और y को क्या लेना है, +1। तो -3/2 + 1/2 -1, ठीक है। इसी तरह से -1/2 + 3/2 +1, x प्राइम नेगेटिव y प्राइम पॉजिटिव। तो ये x प्राइम हॉरिजॉन्टल जो है ये नेगेटिव x एक्सिस की साइड पे, और y प्राइम चूँकि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव y एक्सिस की साइड पे। तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। इसीलिए फिर ये डायरेक्शन देख लें इसकी। अब ये तो हमने किया पार्ट वाइज, इनको अगर हम कंबाइन करें तो हमें फिगर जो है वो कुछ इस तरह से मिलती है, ये, ठीक है। हमने इसके 4 पार्ट किए हैं। पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये था, तीसरा पार्ट ये था और चौथा पार्ट ये था। तो कंबाइन फिगर इसकी आपको ये नज़र आ रही है। अब ये तो नहीं है कि एक ज़ीरो और दूसरा जो है वो नॉन ज़ीरो, जैसे हमने पहले C1 को ज़ीरो लिया फिर C2 को ज़ीरो लिया। ये भी तो हो सकता है कि दोनों जो हैं वो नॉन ज़ीरो हों। तो दोनों अगर नॉन ज़ीरो हों तो फिर ये देखें C1 भी नॉन ज़ीरो, C2 भी नॉन ज़ीरो, तो फिर हम जो जनरल सोल्यूशन हमने लिखा हुआ है उसी फॉर्म में इसको लिखेंगे, C1 e⁻2t1 1 + C2 e⁻t1 - 1। लेकिन अगर मैं t को नेगेटिव बहुत लार्ज नंबर ले लूँ, t को नेगेटिव नंबर लूँ, तो ये मेरे पास पहले ज़ीरो होगा, ये बाद में ज़ीरो होगा, क्योंकि इसका जो मल्टीपल है वो 2 है, इसका मल्टीपल t का यहाँ पे 1 है। मसलन t को मैं ले लेता हूँ 1 लाख ले लेता हूँ, -1 लाख, तो ये क्या बन जाएगा, e⁻−2 लाख और ये e⁻−1 लाख। तो चूँकि ये e नेगेटिव है तो इसको जब मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा तो डिनोमिनेटर इसके बड़ा नंबर आएगा और इसके डिनोमिनेटर में छोटा नंबर आएगा। तो इसकी निस्बत ये नंबर जो है ये जल्दी ज़ीरो के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपोनेंट बड़ा है। तो जब t में बहुत बड़ा नंबर लूँ तो ये तो वैनिश हो जाएगी टर्म, क्योंकि ये जल्दी ज़ीरो होगी। तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो किसके अप्रोच करेगा, वो इसके अप्रोच करेगा, C2 e⁻t1 - 1, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो जो है इसकी निस्बत उतनी जल्दी ज़ीरो नहीं होगा जितना ये हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन मेरा जो है वो जब t मेरे पास अप्रोच टू नेगेटिव इन्फिनिटी होगा तो इसकी अप्रोच कर रहा होगा, C2 e⁻t1 - 1, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव t पे मेरा सॉल्यूशन इसको अप्रोच कर रहा है। तो ये सॉल्यूशन जो है ये ऑरिजिन को इन वेक्टर्स की डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे। अगर आपका C2 पॉजिटिव होगा तो फिर जो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे वो इस वेक्टर को अप्रोच कर रहे होंगे 1 - 1 को। और अगर C2 आपका नेगेटिव होगा तो फिर जो आपके सॉल्यूशन है वो इस वेक्टर को अप्रोच कर रहे होंगे 1 - 1 नेगेटिव को, यानी -1 + 1 को। अब ज़रा देखते हैं इसको ड्रा करके। तो चूंकि सॉल्यूशन हमारा जो है वो इसको अप्रोच करेगा ना, इसको, ये C2 के लिए था e⁻t1 - 1। और अगर C2 आपका पॉजिटिव होगा तो फिर जो आपके पास वेक्टर है उसको सॉल्यूशन अप्रोच करेंगे और वो वेक्टर है 1 - 1। ये होगा 1 - 1 जिसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव। और जब C2 आपका नेगेटिव होगा तो फिर आपके पास जो सॉल्यूशंस आएंगे वो आपके वेक्टर को नेगेटिव 1 - 1 को अप्रोच करेंगे, जो कि ये होगा, यानी -1 + 1 को। एक सॉल्यूशन आपका यहाँ पे होगा, इसको आप कह लें 1 - 1 + 1, और एक सॉल्यूशन आपका यहाँ पे होगा जिसको आप कह सकते हैं 1 - 1, जो कि आपके दो वेक्टर आपको मिले हुए हैं, ये एक ये 1 - 1 और एक ये -1 + 1। अब हमने इसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन हैं वो सारे के सारे ड्रा करने हैं। तो फिर
इस टाइप के इसके सॉल्यूशन आएंगे ऐसे, इसकी डायरेक्शन ये होगी, ये होगा, क्योंकि उन्होंने इस वेक्टर को अप्रोच करना है। इसी तरह से ऐसे होंगे, तो जो डायरेक्शन ये आपको नज़र आ रही है इसने भी उसी डायरेक्शन को फॉलो करना है, इस तरह से। फिर ये हो सकता है ऐसे, इसकी डायरेक्शन ने इसको फॉलो करना है तो ये ऐसे होगी, ऐसे होगा। ऐसे आप डिफरेंट जो है वो सॉल्यूशन इसके ड्रा कर सकते हैं जिनने इन वेक्टर्स को जो है वो अप्रोच करना है। ठीक है, तो ये इसकी फेज प्लेन डायग्राम होगी। अगर आप इसको जो है वो नीट देखें तो इसकी फेज प्लेन डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से होगी। ये और इसमें इसको हम अनस्टेबल नोड इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर आप इनकी डायरेक्शन पे गौर करें तो ये डायरेक्शन जो है ये ऑरिजिन, चूंकि आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट था तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन जो है वो ऑरिजिन से दूर जा रहे हैं। जब इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑरिजिन से दूर होगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर उसको हम कहेंगे अनस्टेबल नोड। और अगर इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑरिजिन की साइड पे होगी तो फिर उसको हम बोलेंगे स्टेबल नोड। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक ऑब्जर्वेशन लिखी, द ऑर्बिट अप्रोच टू द ऑरिजिन। वो ऑर्बिट, ये सारे जो हमने ड्रा किए हैं, ये जो रेड या ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे इनको हम कहेंगे ऑर्बिट। ऑर्बिट अप्रोच टू द ऑरिजिन इन बैकवर्ड टाइम, यानी जब टी आपका अप्रोच टू नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर। तो वो किसकी डायरेक्शन में, किस आइगन वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहे हैं, कॉरस्पॉन्ड टू द स्मॉलर आइगन वैल्यू, जो कि स्मॉलर आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इक्वल टू 1 है। क्योंकि जो ग्रेटर आइगन वैल्यू है जो कि लैम्डा इक्वल टू 2 थी, नेगेटिव टी के लिए, मोस्ट नेगेटिव टी के लिए वो जल्दी ज़ीरो हो जाएगी और आपका सोल्यूशन जो है वो अप्रोच करेगा स्मॉलर आइगन वैल्यूज़ पे। तो जो आपके ऑर्बिट आपको मिलेंगे वो भी उसी को अप्रोच करेंगे जो कि स्मॉलर आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्ड आपको आइगन वेक्टर मिले होंगे। ठीक है, ये जो ऑर्बिट था ये आपके पास था ग्रेटर आइगन वैल्यू के लिए, ये ऑर्बिट था आपके पास स्मॉलर आइगन वैल्यू, ये 1 के लिए था और ये 2 के लिए था। तो क्योंकि जब ये दोनों C1 भी और C2 दोनों नॉन ज़ीरो हो और टी आपका मोस्ट नेगेटिव हो तो फिर आपका सॉल्यूशन जो है वो किसको अप्रोच करता है, स्मॉलर आइगन वैल्यूज़ को। तो जो भी ऑर्बिट आपको मिलेंगे वो स्मॉलर आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्ड जो आपको आइगन वेक्टर मिले हुए थे 1 -1 और -1 1, उनके अप्रोच जो है ये ऑरिजिन को जो है वो अप्रोच करेंगे। ओके, तो ये है आपके पास इस लीनियर सिस्टम के लिए फेज प्लेन डायग्राम। और ये केस था आपका केस 1 जिसमें दोनों की दोनों आइगन वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट थी। अब एक और केस देखते हैं। अब यहाँ हमने सेकंड केस जो है वो कंसिडर की है जिसमें आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो तो डिस्टिंक्ट हैं लेकिन हैं दोनों नेगेटिव। जैसे हमने पिछले केस में जो ग्रेटर आइगन वैल्यू थी यानी मोस्ट पॉजिटिव उसको हमने लैम्डा 1 कहा, इसी तरह से यहाँ पे जो मोस्ट नेगेटिव होगी उसको हम लैम्डा 1 कहेंगे। तो ये लीनियर सिस्टम है, सब कुछ वही है, जस्ट क्या किया है ये जो आपके पास कोफिशिएंट है इनके साइन जो है वो चेंज किए, बाकी सारा सिस्टम वही है। इस तरह करने से हमने क्या किया, पहले नंबर पे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अलग किया, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी और
आइगन वैल्यूज़ जो हम फाइंड की, एक -2 मिली, एक -1 मिली, वहाँ पे हमें एक +2 और एक +1 मिली थी। फिर -2 के कारस्पॉन्ड हमने आइगन वेक्टर फाइंड किया तो वो हमें दोबारा से 1 1 ही मिला। इसी तरह से -1 के लिए जो हमने आइगन वेक्टर फाइंड किया वो दोबारा से हमें 1 -1 नहीं मिला। आइगन वैल्यूज़ आपकी चेंज है, जबकि आइगन वेक्टर आपको सेम वही मिल रहे हैं जो कि पिछले केस में मिले थे। तो जब चूँकि हमें 2 आइगन पेयर मिल गए हैं तो हम इस सिस्टम के लिए 2 इसके सोल्यूशन जो है वो लिख सकते हैं। दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो उन दोनों की लीनियर कम्बिनेशन की मदद से हम क्या करेंगे, इस सिस्टम के लिए उसका जनरल सोल्यूशन भी लिख लेते हैं। तो ये देखें, ये दोनों हमने उस थ्योरम का यूज़ करते हुए कि अगर आपको एक आइगन पेयर फाइंड हो तो आप गिवन लीनियर सिस्टम के लिए एक सोल्यूशन जो है लिख सकते हैं ई की पावर आइगन वैल्यू टी और साथ आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू है -2, तो ये ई की पावर -2t और साथ आइगन वेक्टर 1 1। इसी तरह से सेकंड सोल्यूशन है ई की पावर -t 1 -1। इन दोनों की लीनियर कम्बिनेशन जो है वो हमने ये लिख ली। तो ये बन जाएगा गिवन सिस्टम के लिए जनरल सोल्यूशन, जिसमें C1 और C2 दोनों जो हैं ये रियल नंबर है। बिल्कुल सेम पिछले केस की तरह हमने क्या किया, पहले C2 को 0 लिया और C1 को हमने एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव कंसिडर किया। फिर हम क्या करेंगे, C1 को 0 लेंगे और C2 को एक दफ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिडर करेंगे। फिर हम दोनों को C1 और C2 दोनों को नॉन ज़ीरो कंसिडर करते हुए देखेंगे कि जो आपको ऑर्बिट मिलेंगे वो किस वेक्टर के अप्रोच करेंगे, किस आइगन वैल्यूज़ के कारस्पॉन्ड। तो पहले हमने C2 को 0 लिया, C1 आपका नॉन ज़ीरो रखेंगे और नॉन ज़ीरो में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव लिया तो ये देखें C1 e की पावर -2t 1 1। तो चूँकि दोनों वैल्यू सेम है तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो y = x मिलेगा या x = y। ठीक है, बिल्कुल सेम वही ग्राफ बन रहे हैं जो पिछले क्वेश्चन में बने हैं, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन का फ़र्क आएगा बस, बाकी सब कुछ वही है। तो आपको ये एक ओपन रे मिलेगी जो कि x = y, क्योंकि x की वैल्यू और y की वैल्यू जब सेम हो और दोनों हों भी पॉजिटिव तो ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो उसका पोलर एंगल होता है वो π/4 होता है। तो ये बन जाएगा इसका ग्राफ। और अगर आपका C1 नेगेटिव हो तो इसका मतलब क्या है कि ये भी नेगेटिव है, x की वैल्यू y की वैल्यू भी नेगेटिव है, -1 -1, तो दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बना लिया। अब देखनी है इनकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन देखने के लिए कि इसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है, ऑरिजिन की साइड पे है या अपोजिट है ऑरिजिन से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x भी 1 ले लेते हैं और y भी 1 ले लेते हैं। ये देखें यहाँ अगर आप x भी 1 और y भी 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये दोनों नेगेटिव कोफिशिएंट है, तो ये आपको मिलेगा -2, ये भी मिलेगा -2। x प्राइम भी नेगेटिव, y प्राइम भी नेगेटिव। तो जब x प्राइम नेगेटिव है तो हॉरिजेंटल जो है वो डायरेक्शन आपकी नेगेटिव x एक्सिस की साइड पे होगी। जब y प्राइम भी नेगेटिव है तो जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो नेगेटिव y एक्सिस की साइड पे होगी। तो इन दोनों की जो रिजल्टेंट डायरेक्शन हमें चाहिए होगी इस ग्राफ के लिए तो वो ये होगी, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास x और y दोनों -1 1 हो, -1 1 जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, x प्राइम भी पॉजिटिव हो जाएगा, y प्राइम भी पॉजिटिव होगा, या हमने लिखा हुआ है x और y दोनों नेगेटिव हो तो x प्राइम भी आपका पॉजिटिव और y प्राइम भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब x प्राइम पॉजिटिव तो पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी, और y प्राइम जो है वो पॉजिटिव है तो वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो भी पॉजिटिव y एक्सिस की साइड पे होगी। तो इन दोनों की रिजल्टेंट आपने लिखनी है पोजीशन, तो वो ये होगी इस तरह से। ठीक है, तो ये फिर हमने ये लिख ली, ये इस साइड पे और ये वाली इस साइड पे। अब हम क्या करते हैं, C1 को 0 लेते हैं और C2 को पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चेक करते हैं। ये C1 हमने 0 ले लिया, C2 अगर आपका पॉजिटिव हो तो सोल्यूशन आपका जो है वो आपको ये ऑर्बिट प्रोवाइड करेगा।
क्योंकि x आपके पास +1 है और y आपके पास -1 है। x पॉजिटिव हो, y नेगेटिव हो, तो फिर जो ग्राफ बनता है वो 4th क्वाड्रेंट में बनता है। तो ये होगा y = -x, जो कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ -π/4 जो है वो एंगल बना रहा होगा। इसी तरह से अगर आप C2 को नेगेटिव ले लें तो ये नेगेटिव, तो ये फिर आपको नेगेटिव मिलेगा और ये पॉजिटिव मिलेगा, इस वजह से क्योंकि C2 आपका नेगेटिव है। जो पॉजिटिव नज़र आ रहा है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव नज़र आ रहा है वो पॉजिटिव। तो इन दोनों के ग्राफ जो हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ग्राफ जो है वो y = -x होगा। अब अगर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ग्राफ आपका 4th क्वाड्रेंट में, x आपका जो है वो नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो फिर ग्राफ आपका 2nd क्वाड्रेंट में। इन दोनों की डायरेक्शन भी आप उसी तरह से चेक कर लेंगे, इस तरह से। तो ये डायरेक्शन मैंने वाज़िया की हुई है। इसकी डायरेक्शन जो है ये भी ओरिजिन की साइड पे, और इसकी डायरेक्शन जो है जो 4th क्वाड्रेंट में आपकी रे बन रही है उसकी डायरेक्शन भी ओरिजिन की साइड पे होगी। तो फिर आपको इस तरह से ये ऑर्बिट मिलेंगे अगर आप इन चारों ऑर्बिट को कंबाइन करें। ये पहला ऑर्बिट था आपका, ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा और ये चौथा। अब हम लेते हैं कि अगर ये दोनों जो है वो नॉन ज़ीरो तो जनरल सॉल्यूशन ही जो है वो आपका ऑर्बिट होगा असल। लेकिन जब आप टी को पॉजिटिव नंबर ले लें और मोस्ट पॉजिटिव नंबर, लार्ज पॉजिटिव नंबर लें, तो फिर देखें ज़ीरो पहले कौन होगा। तो ज़ीरो पहले ये होगा जिसका कोएफिशिएंट जो है वो बड़ा है। टी को आपने पॉजिटिव लेना है, मसलन 10 लाख ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा -20 लाख। जब आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये -20 लाख डिनोमिनेटर में आएगा, ये डिनोमिनेटर में -10 लाख आएगा। तो पहले ज़ीरो जो है वो ये होगा। इसका मतलब जब मोस्ट पॉजिटिव टी होगा तो आपका सॉल्यूशन जो है वो अप्रोच करेगा इसको, C2 e की पावर -t 1 -1। तो फिर जो आपको ऑर्बिट मिलेंगे वो किसके अप्रोच मिलेंगे, इस वेक्टर के 1 -1 के। अगर C2 आपका पॉजिटिव है तो फिर 1 -1 को, और अगर C2 आपका नेगेटिव है तो फिर -1 -1 यानी -1 + 1 को। तो यहाँ हम उसी तरह से फिर ऑर्बिट ड्रा कर सकते हैं। जस्ट क्या है कि आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी, ऐसे ये कर सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन क्योंकि ये ओरिजिन की साइड पे आ रही है तो ये भी ओरिजिन की साइड पे। एक वेक्टर आपका यहाँ पे होगा, दूसरा वेक्टर आपका यहाँ पे होगा, ये होगा आपका 1 -1 और ये होगा -1 + 1। तो इन दोनों वेक्टर के अप्रोच आपको जो ऑर्बिट मिलेंगे ऐसे, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन भी ये, क्योंकि ये डायरेक्शन ये जा रही है। इसी तरह से इनकी डायरेक्शन जो है वो भी ओरिजिन की साइड पे। ठीक है, तो ये आपको मिलेगी फेज प्लेन डायग्राम। अब आप देखें ज़रा इसकी ऑब्जर्वेशन कि द ऑर्बिट अप्रोच टू द ओरिजिन इन फॉरवर्ड टाइम, या टाइम आपका बहुत ज़्यादा हो तो ऑर्बिट जो है वो किसको अप्रोच कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्ड टू द ग्रेटेस्ट आइगन वैल्यू। यहाँ भी ग्रेटेस्ट आइगन वैल्यू को कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो आइगन वैल्यू थी, एक -2 और एक -1, और इन दोनों में ग्रेटर जो है वो -1 थी। तो यहाँ भी ये ग्रेटर जो है आइगन वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं आपके ऑर्बिट। ये इसकी फिगर है, और इसको आप कहेंगे जब ये
डायरेक्शन ऑरिजिन की साइड पे रखेंगे तो इसको आप कहेंगे कि ये स्टेबल नोड है, और अगर डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी ऑरिजिन से तो उसको आप बोलेंगे अनस्टेबल नोड। तो चूँकि ये दोनों प्रॉब्लम सेम थी, प्रॉब्लम हमने एक ही ली हुई है, उनमें फ़र्क क्या था, पहले केस में दोनों आइगन वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही हैं, दूसरे में दोनों आइगन वैल्यू आपको नेगेटिव मिल रही हैं। तो पॉजिटिव आइगन वैल्यू और डिस्टिंक्ट के लिए आपको अनस्टेबल नोड मिलेगा, और नेगेटिव आइगन वैल्यू और डिस्टिंक्ट के लिए आपको स्टेबल नोड मिलेगा, जो कि हमने ये ड्रा करके चेक कर लिया। ये है इनकी फेज प्लेन डायग्राम। और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, मसलन ये आपके पास अभी वाला सिस्टम है जिसको हमने बाद में सॉल्व किया, केस 2, ठीक है। और इसके लिए एक्स और वाई आपके पास कुछ सोल्यूशन हो, ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज़ हों जो आपके इस सिस्टम को सेटिस्फाई करें। अब क्या करें, x माइनस टी को u ऑफ टी के इक्वल और y माइनस टी को क्या कर लें, v टी के इक्वल सब्सिट्यूट कर लें। तो इसका जब आप प्राइम लेंगे तो u प्राइम टी आपको मिलेगा माइनस एक्स प्राइम माइनस टी, और v प्राइम टी इक्वल टू माइनस वाई प्राइम माइनस टी। ये हमने लिख लिए इनके डेरिवेटिव। अब x प्राइम माइनस टी, एक्स प्राइम माइनस टी जो है वो हम ये लिख सकते हैं -3/2 एक्स माइनस टी माइनस 1/2 वाई माइनस टी। लेकिन इस माइनस की वजह से इनके चूंकि सिग्नेचर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव लिखे जाएंगे। इसी तरह से इस नेगेटिव की वजह से ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और इसको मैं लिख लूँगा 1/2 एक्स माइनस टी वाई माइनस टी। और एक्स माइनस टी को हमने u ऑफ टी लिखा हुआ है, y माइनस टी को हमने v ऑफ टी लिखा हुआ है, तो u प्राइम टी मुझे मिल जाएगा 3/2 u प्लस 1/2 v, और इसी तरह से v प्राइम टी ये मिल जाएगा। यानी अगर x और y जो है ये इस सिस्टम का सोल्यूशन हो तो फिर u को आप ये रखें, v को आप ये रखें, तो ये सोल्यूशन किसका बन जाएगा, इस सिस्टम का। फ़र्क क्या आ रहा है, सिर्फ सिग्नेचर का, जो कोफिशिएंट के सिग्नेचर है। तो फिर जो फेज प्लेन डायग्राम आपको मिलेगी इस सिस्टम के लिए वो वही होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, ऑर्बिट जो है वो रिवर्स होंगे किसके, जो आपको इसकी फेज प्लेन डायग्राम मिलेगी, ठीक है। हमने तो दोनों केस में, इस केस में भी और इस केस में भी दोनों जो हैं वो फेज प्लेन डायग्राम अलग अलग ड्रा की हैं। वैसे ये है कि अगर आप इसके लिए ड्रा कर लें और इसके लिए आप सारे का सारा प्रोसीजर ना करें, जस्ट आप इसको चेक कर लें कि जो इसका सोल्यूशन है एक्स टी वाई टी, इसका जो सोल्यूशन है इस तरह सब्स्टिट्यूट करने से वो इसका सोल्यूशन बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो फिर क्या करें, आप इसके लिए अलग से सारा प्रोसीजर बेशक ना करें, आप उसी तरह से फेज प्लेन डायग्राम ड्रा करें। जस्ट क्या करें, उनके जो ऑर्बिट के साइन है, डायरेक्शन उनकी जो है उनको आप रिवर्स कर दें, जो इसकी डायरेक्शन होगी उसको आप रिवर्स कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।